आधी रात तेज बारिश में मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा था। तभी एक लड़की टाइट कपड़े पहने दाखिल हुई। मैं वहां अकेला यात्री था। ट्रेन लेट थी। लड़की का हुलिया देखकर मैं समझ गया कि वो कैसी लड़की है। उस समय वो नशे में थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे पास बैठी और सिगरेट मांगी। पर मैंने शर्त रखी, मेरी बात मानोगी तभी मिलेगा। वो मान गई। फिर मैंने उस रात, सर्दी अपने चरम सीमा पर थी। दिसंबर का महीना था, आधी रात का समय, और ऊपर से उस छोटे से कस्बाई स्टेशन की वीरानी, सब मिलकर माहौल को और भी भारी बना रहे थे। मैं उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे रखी हुई एक लकड़ी की बेंच पर बैठा हुआ था। मेरी ट्रेन लेट थी और पिछले 3 घंटे से मैं इसी बेंच पर समय काट रहा था। ठंडी हवाएं कानों को चीरती हुई निकल रही थीं। हर बार जब कोई तेज झोंका आता तो मेरा ओवरकोट भी कांप उठता। मैं अपने हाथों को जेब में डालकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश करता, लेकिन ठंड ऐसी थी कि हड्डियों तक चुभ रही थी। ऊपर लगे पुराने लैंप से पीली सी रोशनी गिर रही थी, जो बमुश्किल कुछ मीटर तक फैली हुई थी। बाकी प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूबा था। दूर कहीं किसी चाय वाले का ढाबा था, जो अब बंद हो चुका था। चूल्हे की राख अभी भी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे बुझते हुए अंगारे भी इस सर्दी से लड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैंने घड़ी देखी। रात के 3:30 बजे थे। ट्रेन का कोई अता पता नहीं। स्टेशन मास्टर का छोटा सा कमरा बंद पड़ा था। वहां की खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। शायद वो अंदर सो रहा था। उस सुनसान माहौल में जब मैं अपनी ऊँघती पलकें मल रहा था, तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के गेट की ओर पड़ी। गेट से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, लगभग 21-22 साल। उसने चुस्त कपड़े पहन रखे थे, जीन्स और चमकदार टॉप। उसके पैरों में ऊंची हील्स थीं और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप। पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे वो किसी पार्टी या होटल से आ रही हो। मैंने सोचा, आधी रात को इस वीरान स्टेशन पर अकेली लड़की, थोड़ा अजीब सा लगा। वो तेज कदमों से चलती हुई आई और सीधे मेरे बेंच के पास आकर रुकी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो भागती हुई आई हो। उसने इधर उधर देखा और फिर अचानक मुझसे बोली, भाई, सिगरेट है? उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। मैं एक पल को ठिठक गया। मेरी आदत थी कि सफ़र में सिगरेट रख लेता था। उस समय मेरे हाथ में आधी जलती सिगरेट थी। मैंने उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे सिगरेट बुझा दी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, लड़की होकर सिगरेट पीती हो? कैसी लड़की हो तुम? मेरे लहजे में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे मेरी बात से उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। फिर बोली, मुझे नशा चाहिए, चाहे सिगरेट हो या फिर कुछ और। मेरा पूरा बदन टूट रहा है। शराब है तुम्हारे पास? बियर या फिर कोई टीका? उसकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। एक लड़की इस तरह आधी रात को खुलेआम सिगरेट और नशे की बातें कर रही थी। उस समय प्लेटफॉर्म पर कुछ और लोग भी थे, 3-4 लड़के, जिनका काम ही यही था कि रात को स्टेशन पर बैठकर समय काटना। वे सब उसे देखकर सीटी बजाने लगे और ऊंची आवाज में फप्तियां कसने लगे। अरे गुलाबो आ गई! ओ गुलाबो, 1 घंटे का कितना लेगी? उनकी आवाज में गंदी हंसी और अश्लीलता साफ झलक रही थी। लड़की गुस्से से तिलमिला उठी। उसने पलटकर उनकी ओर देखा और गालियां बकने लगी। साले, खाली जेब लिए गुलाबों को धोखा देते हो, दाम पूछते हो और पैसे नहीं होते। फिर मेरी ओर देखकर बोली, इनको तो मजा आता है सिर्फ पूछने में, काम करवाने की औकात नहीं है। सुन लो, मैं एक रात का 15,000 लेती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे कानों में जैसे किसी ने शोर कर दिया हो। वो लफंगों को गालियां देती हुई मेरे पास आकर बेंच पर बैठ गई। उसने अपने पर्स से एक आधा जला हुआ सिगरेट निकाला, शायद पहले पी चुकी थी और फिर बचा हुआ रख लिया था। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वो खराब हो चुका था। गुस्से में उसने उसे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगा। वो मुझे घूरते हुए बोली, लाइटर दोगे भी नहीं? मैं चुप रहा। कुछ पल बाद उसने खुद ही कहा, सिगरेट दोगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मेरे और पास खिसक आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मेरे साथ वक्त अच्छा नहीं गुजारोगे? उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने गुस्से में कहा, भागो यहाँ से, दफा हो जाओ। वो हंसी, फिर बोली, मुझे नशा चाहिए, बदन टूट रहा है। अगर थोड़े पैसे उधार दोगे तो लौट आऊंगी। बस 1,000 रुपये चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम नशा करने के लिए पैसे मांग रही हो? उसने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, अगर दोगे तो दुआएं दूंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा,
मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोली, अगर मैं कहती कि मैं भूखी हूं और कल से कुछ नहीं खाया, तब क्या पैसे देते? उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी झलक रही थी। वो अचानक चुप हो गई, कुछ देर तक बस अपनी उंगलियों से खेलती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, जानते हो, मैं भी कभी अच्छी फैमिली से थी, लेकिन प्यार ने मुझे इस हाल में ला दिया। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो बोलती रही, एक लड़के ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, शादी का वादा किया, मैं उसके साथ चली गई। फिर उसने मुझे धोखा दिया, मुझे इस दलदल में धकेल दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आज हर कोई मुझे सिर्फ इस्तेमाल करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मुझे नफरत हो गई है हर चीज़ से। निकलना चाहती हूँ इस गंदगी से, लेकिन निकल नहीं पा रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अवाक बैठा रह गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। उस रात स्टेशन पर गुलाबों से हुई मुलाकात ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने ट्रेन पकड़ने के बाद भी बार बार उसी लड़की का चेहरा याद किया। उसकी आंखों में जो दर्द था, वो मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा था। मेरे कानों में उसकी वही बातें गूंज रही थीं, मुझे नशा चाहिए, बदन टूट रहा है, अब हर कोई मुझे सिर्फ इस्तेमाल करता है। मैं समझ गया था कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों लड़कियों की हकीकत है, जिन्हें हालात और धोखे इस दलदल में धकेल देते हैं। मैंने ठान लिया कि अगर जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, तो मैं इस एक लड़की का हाथ थामूंगा और उसे गिरने से पहले संभालूंगा। पर मैं जानता था ये इतना आसान नहीं होगा। समाज का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग बोलने में आगे रहते हैं, मदद करने में पीछे। कुछ दिन बाद मैंने हिम्मत करके गुलाबों को ढूंढा। उससे फिर मुलाकात हुई। इस बार वो उतनी हंस खिलखिलाती नहीं थी, बल्कि थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम सच में इस दलदल से निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो पहले तो हंस दी, जैसे मेरी बात पर यकीन ही ना हो। फिर धीरे से बोली, कई लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सब झूठ। तुम भी चले जाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने कस्बे में और गांवों में जाकर औरतों की इज्जत और हक के बारे में बातें करनी शुरू की। लोग पहले मजाक उड़ाने लगे, अरे ये तो औरतों का मसीहा बनने चला है, औरतों की चिंता छोड़ो, अपने घर संभालो। कुछ तो सीधा सीधा गालियां देते, लेकिन मैंने ठान लिया था। धीरे धीरे कुछ लोग समझने लगे। कई औरतें मेरी बातों से हिम्मत पाकर खुलकर सामने आने लगी। गुलाबों का असली नाम मीरा था, पर मोहल्ले के कुछ लोग उसे प्यार से गुलाबो ही कहने लगे थे, क्योंकि उसके चेहरे पर कभी कभी उसी तरह की नाजुक सी मुस्कान उभरा करती थी। राहत केंद्र और काउंसलिंग के बाद जब वो धीरे धीरे काम में लगने लगी, तब उसकी जिंदगानी में कुछ स्थिरता आई। मदद के दौरान उसे एक छोटे कपड़े के कारखाने में सिलाई का काम मिला, वो काम जिसमें धैर्य और लगन दोनों की जरूरत थी। इधर गुलाबो भी बदलने लगी थी। उसने धीरे धीरे नशा कम करना शुरू किया। मैंने उसे समझाया कि असली नशा सिगरेट या शराब नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। कभी कभी वो कहती, क्या मैं सच में बदल सकती हूँ? लोग मुझे कभी माफ करेंगे? मैं जवाब देता, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को साबित करना है। गुलाबों की राह आसान नहीं थी। कभी पुराने दलाल उसे धमधाने आ जाते, कभी मोहल्ले की औरतें ताने देती, ये वही है ना, अब मास्टरनी बन रही है। लेकिन गुलाबो चुपचाप सब सहती रही और अपने काम में जुटी रही। वो जानती थी कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी। वहीं उसके ही इकाई में काम करने वाले एक युवा कर्मचारी, जिसका नाम अमन था, उसे मीरा से प्यार हो गया। अमन खुद भी गांव का था। उसने मीरा की कहानी को उतना ही गंभीरता से सुना जितना मैंने सुना था, पर उसने कभी किसी तरह का ताना नहीं दिया, हमेशा मदद और प्रोत्साहन ही किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती में बदल गया। अमन ने मीरा की मेहनत और बदलती सोच को देखा कि वो अपने अतीत से हार मानने के बजाय आगे बढ़ रही है। उसने अपनी माँ और बहन से मीरा के बारे में ईमानदारी से बात की। शुरुआत में मीरा को शक था, क्या ये भी एक वादा है? पर अमन की नीयत साफ थी। उसने परिवार से आकर अपने इरादे बताए और मीरा से सच में पूछा कि क्या वो अपनी नई जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है। मीरा ने डर और उम्मीद के बीच सोचकर हाँ कह दी। ये कोई जल्दी की शादी नहीं थी, बल्कि ये दो लोगों की समझबूझ और भरोसे पर टिकी हुई थी। गुलाबो और अमन की शादी उस समय हुई जब मीरा के उपचार और आर्थिक हालत थोड़ी मजबूत हो चुकी थी, यानी उस रात से लगभग 1.5 साल बाद। शादी पारंपरिक लेकिन सादगी भरी थी, ना कोई बड़े जश्न, ना बड़े दहेज के लालच। अमन के परिवार ने खुलकर बताया कि वे मीरा की साथ है और उसे नई शुरुआत का पूरा हक देते हैं। गांव में कुछ लोग औरत के अतीत पर टिप्पणी करने लगे, पर अमन और मीरा ने किसी की बातों को दिल से नहीं लिया। उन्होंने अपने छोटे घर को प्यार और इज्जत से सजाया।
मीरा ने शादी के बाद भी अपने काम को छोड़ा नहीं, क्योंकि काम ने उसे आत्मनिर्भर बनाया था और आत्मसम्मान दिए रखा था। उनकी जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे आईं। शादी के लगभग 1 साल बाद मीरा गुलाबों का एक प्यारा सा बेटी हुआ। उन्होंने उसका नाम पूजा रखा। पूजा के आने से मीरा के अंदर एक नई ऊर्जा आई। उसने ठान लिया कि उसकी बेटी किसी भी हाल में वही दर्द नहीं जिएगी जो उसे सहना पड़ा। पूजा के साथ मीरा ने संवेदनशीलता और सुरक्षा की कीमत समझी। 2 साल बाद घर में एक और खुशी आई। उनका बेटा राजवीर हुआ। राजवीर के जन्म पर पूरा परिवार बहुत खुश था। मीरा की आंखों में अब एक अलग तरह की शक्ति और शांति थी। वो रोज अपने बच्चों को उसी इज्जत और प्यार की सीख देती। स्कूल भेजना, किताबें पढ़ना और किसी भी तरह की बेइज्जती को सहन ना करना। गुलाबों की ये नई जिंदगी संघर्षों से खाली नहीं थी। कभी कभी कुछ पुराने लोग वापस आते और पुराने घाव चुभाते, पर अमन का साथ, परिवार का समर्थन और मीरा की अपनी मेहनत ने उन्हें टिकाए रखा। मीरा ने बच्चों को सिखाया कि सम्मान पैसों से नहीं, कर्म और ईमानदारी से मिलता है। पूजा और राजवीर बड़े होते गए। पूजा स्कूल में ऑनर्स की प्रोत्साहना लेने लगी। राजवीर चंचल बचपन से ही किताबों में रुचि दिखाने लगा। मीरा ने समय समय पर स्थानीय मदद केंद्रों के साथ जुड़कर उन लड़कियों की मदद करनी शुरू कर दी जिनकी तरह उसने भी संघर्ष किया था। उसका लक्ष्य था कि कोई और गुलाब रंग के फूल की तरह कुचल न जाए। जब उसने मुझसे फ़ोन पर वो खुशखबरी सुनाई, अब मेरी बेटी और बेटा कभी गुलाबों जैसी जिंदगी नहीं जिएंगे, तो मेरे दिल में गर्व और राहत दोनों थे। उस रोज़ मैं समझ पाया कि एक रात का सहारा, एक इंसान की सच्ची मदद और थोड़ा सा धैर्य कितनी गहरी लहरें पैदा कर सकता है। मेरी आंखें भर आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें पड़ा। वो हंसती और बोली, हाँ, लेकिन हिम्मत आपने दी थी। अब मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मेरे बच्चे सिर्फ इज्जत और प्यार समझेंगे। उस दिन मैंने महसूस किया, अगर समाज का एक भी इंसान किसी मजबूर लड़की का हाथ पकड़ ले और उसे गिरने से पहले संभाल ले, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान के पास किसी की अंधेरी जिंदगी में उजाला भरने का मौका होता है। बस हिम्मत और इरादा चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।